हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का जो तीसरा अध्याय है, परमाणु और अणु। परमाणु और अणु, उस अध्याय को समझेंगे और पढ़ेंगे। मेरा नाम है गौतम पांडे और मैं आपको यह अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। तो देखो, यह वही चैप्टर है जिसमें छोटे छोटे कंसेप्ट छिपे हुए हैं और इन कंसेप्ट्स के बिना आगे वाली कक्षाओं में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इन सारे कंसेप्ट्स को यहीं पर समझ ले तो बेहतर होगा। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है। सबसे पहले हमारे पाठ का नाम क्या है। तो हमारे पाठ का नाम है परमाणु और अणु। तो जब तक हम परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है यह नहीं समझे, तब तक पाठ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब आप पाठ का नाम नहीं समझ पा रहे हैं तो अंदर की बाकी बातें पढ़ने से क्या फायदा। तो एक नजर में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या क्या है। बच्चों, यह वीडियो का पहला पार्ट है और यह पूरा अध्याय 3 पार्ट में आएगा। क्योंकि सिलेबस खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसे अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। तो टाइम लगेगा और 3 पार्ट में मैं यह वीडियो देने जा रहा हूँ। तो यह वीडियो का पहला पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, विषय वस्तु मैंने लिख रखा है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम। कि रासायनिक संयोजन के कुछ नियम होते हैं, वो क्या होते हैं हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। रासायनिक संयोजन का नियम। और क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि हाँ, कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। और क्या पढ़ेंगे इसमें, हम लोग पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। और तो और हम लोग पढ़ेंगे इसमें डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या क्या दिया था उन्होंने सिद्धांत, उसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उस परमाणु सिद्धांत को, इन सारे नियमों को अच्छे से समझा दूं, ताकि आपको आगे जाकर के दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि तत्व क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे इस चैप्टर का जो नाम है परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे सामने पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स दे रखा है और एलिमेंट्स को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इंग्लिश भी थोड़ा सीख लीजिए। एलिमेंट्स को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो अभी तक वैज्ञानिकों ने जो है, ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है, उसमें कुल मिलाकर के 118 तत्व हैं। तो वैज्ञानिकों ने अभी तक 118 तत्व खोज रखे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया हमारा, और क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो क्या है, एक तत्व है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे वातावरण में नाइट्रोजन कितना है, 78% नाइट्रोजन मौजूद है। तो वो क्या है, एक तत्व है। कार्बन, कार्बन क्या है, ये भी एक तत्व है। हमारे पास एक बगल में एक कैंची है। कैंची क्या है, कैंची किस चीज से बन रखा है, लोहे से बन रखा है। और लोहा क्या है, एक तत्व है। लोहा भी एक तत्व है। तो लोहे को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से दर्शाते हैं, लोहे को हम लोग Fe से दर्शाते हैं। और Fe क्या है, कहाँ गया Fe, ये रहा। Fe क्या है, ये भी एक तत्व है। अगर हम बात करें हमारे हड्डियों में क्या मौजूद होता है, हमारे शरीर में जो कुछ हड्डियां होती है उसमें क्या मौजूद होता है, उसमें कैल्शियम मौजूद होता है। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम भी एक तत्व है। तो आपको पता चला कि तत्व क्या होता है। हमारे आसपास में, हमारे वातावरण में जितने भी चीज हैं, जितने भी चीज मौजूद है, वो सारे किस चीज से बने हुए हैं, वो सभी के सभी तत्व से बने हुए हैं। चाहे वो कैल्शियम हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो। अगर हम बात करें, आपके घर में नमक तो होगा ही। सब्जियों में नमक दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में नमक होगा। नमक किस चीज से बना हुआ है, तो नमक दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो सोडियम से मिलकर के बना हुआ है और दूसरा तत्व वो इधर क्लोरीन से मिलकर के बना हुआ है। दो तत्वों से मिलकर के बना होता है। Na और Cl से मिलकर के बना हुआ है। तो क्या वो भी क्या है, Na क्या है और Cl क्या है, वो तत्व है। तो नमक सोडियम और क्लोरीन तत्व से बना हुआ है। तो यानी हमारे वातावरण में जितने भी चीज हैं वो सारे के सारे क्या मिलकर के, किससे मिलकर के बने हुए हैं, वो सारे तत्व से मिलकर के बने हुए हैं। तो तत्व तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया है। अब देख लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक तार है, तार दिख रहा है आपको।
ये एक तार है। तार किस चीज से, यहाँ पर ये जो तार है वो किस चीज से बना हुआ है, कॉपर वायर है, कॉपर से बना हुआ है। कॉपर क्या है, कॉपर भी एक तत्व है। कॉपर को हम Cu से दिखाते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में, इस चार्ट में कॉपर को हम लोग Cu से दर्शाते हैं। कहाँ है कॉपर, तो कॉपर हमारा आपको ये रहा आपका कॉपर। तो कॉपर भी एक तत्व है। और क्या, तो तत्व तो हमें समझ में आ गया। अब परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, तो हमने क्या बोला कि ये कैंची है। कैंची किस चीज से बना है, लोहे के तत्वों से मिलकर के कैंची बना है। ठीक है, मैंने मान लिया कि लोहे के तत्वों से मिलकर के ये कैंची बन गया। अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो लोहे का तत्व है वो किस चीज से बना है, ये लोहे का तत्व यानी ये Fe का तत्व, लोहे को Fe से दर्शाते हैं, वो किस चीज से बना है, तो आप क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे कि ये लोहे के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है ये लोहे का तत्व, लोहे में छोटे छोटे जो परमाणु मौजूद होते हैं उस चीज से मिलकर के बना हुआ है। अगर इसी को मैं उदाहरण के रूप में लूं, अगर ये तार है, कॉपर का तार है, हमने मान लिया कॉपर का तार है, तो ये कॉपर का तार, ये जो कॉपर है, ये कॉपर जो तत्व है वो किस चीज से बना हुआ है, तो आप जवाब देंगे कि ये कॉपर के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो आ, तत्वों का जो है वो सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। क्या, तत्वों का, अगर कोई भी तत्व है उसका सूक्ष्मतम कण जो हमें दिखे नहीं, नंगी आंखों से हमें दिखे नहीं और माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा वो, तो उसका जो सूक्ष्मतम कण होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तत्व कहते हैं। इस कॉपर वायर का जो सूक्ष्मतम कण है, जिस चीज से ये मिल करके बना हुआ है, ये क्या है, ये तत्व कहलाता है। तो अगर अभी आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं अगर समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको और अच्छे से समझाते हैं कि परमाणु क्या होता है। चलिए अब हम एक बार देखते हैं कि परमाणु की परिभाषा क्या है, परमाणु किसे कहते हैं, एक बार हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो परमाणु का परिभाषा ये है कि तत्वों का सूक्ष्मतम कण, तत्वों का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। परमाणु मैंने अभी बताया कि क्या है, कोई भी तत्व है उसका सूक्ष्मतम कण परमाणु है, यानी कोई भी तत्व परमाणु से निर्मित होता है। और क्या, यह परमाणु जो है वह स्वतंत्र रूप से प्राय नहीं रह सकता है, यह परमाणु स्वतंत्र रूप से आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्या, परमाणु तत्वों के सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, जितने भी रासायनिक गुणधर्म होते हैं तत्व के उसको वह प्रदर्शित करता है। अगर फिर से हम उसी लोहे का एग्जाम्पल ले तो ये क्या है, लोहे की कैंची, और लोहा का एक गुण क्या होता है, चुंबक की तरफ आकर्षित होना लोहा का एक गुण होता है। तो क्या लोहा का जो तत्व होगा, लोहा एक तत्व से बना हुआ है और उस तत्व के जो परमाणु होंगे, क्या वो परमाणु उस तत्व वाले गुणधर्म को नहीं प्रदर्शित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि ये जो तत्व है लोहा का तत्व वो किस चीज से बना हुआ है, उन्हीं परमाणु से मिल करके बना हुआ है। अगर हम इस तरह से सोचे कि ये लोहे का तत्व किस चीज से बना हुआ है, तो ये लोहे का तत्व उन्हीं लोहे के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो क्या वह रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसलिए कहा गया है कि परमाणु तत्वों के सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। ये तो हो गया इसकी परिभाषा, और अच्छे से इसको एक बार हम समझते हैं। मुझे लगता है कि आपको तत्व समझ में आ गया होगा, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। लेकिन हम इसको और भी बेहतर ढंग से समझते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए ये बात कि परमाणु किसे कहते हैं। आपके सामने क्या दिख रहा है, आपके सामने ये दिख रहा है कि ये सोने के कुछ सिक्के रखे हुए हैं, सोने के सिक्के रखे हुए। तो सोना क्या है, हमने क्या पढ़ा था, सोना एक क्या है, सोना तत्व है, सोना क्या है, तत्व है। और यहाँ पर देख रहिए, इसको जब हमने देखा कि सोना किस चीज से बना हुआ है, ये जो तत्व है वो किस चीज से बने हुए हैं, ये सोने का तत्व सोने के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। ये देखिए सोने के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। तो सोना एक तत्व है और किस चीज से बना हुआ है, ये सोने के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो आपको पता चला परमाणु क्या होते हैं, इस परमाणु से मिलकर के तत्व का निर्माण हुआ है। कौन से तत्व का, इस सोने के तत्व का निर्माण हुआ है। तो परमाणु मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो एक और उदाहरण हम देखते हैं। हमारे सामने में क्या है, एक पेंसिल है, पेंसिल का ये नोक है। ये पेंसिल की नोक किस चीज से बनी होती है, ये पेंसिल की नोक कार्बन से बनी होती है। और कार्बन क्या है हम जानते हैं, अभी ने हमने अभी पढ़ा है कि कार्बन क्या है, कार्बन एक तत्व है। और यह तत्व किस चीज से बना हुआ है, यह तत्व कार्बन के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो यह परमाणु क्या करेगा, परमाणु कभी भी अकेला नहीं रहता है। और क्या करेगा, कार्बन के जितने भी रासायनिक गुणधर्म होंगे, जितने भी रासायनिक गुणधर्म होंगे उसको यहाँ पर क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो आपको तत्व और परमाणु में अंतर भी पता चल गया। और
हम एक और उदाहरण लेकर के इसको समझते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। वैसे तो बहुत उदाहरण हमने ले लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक और उदाहरण लेते हैं जो कि अंतिम उदाहरण है, वो एल्यूमिनियम का लेते हैं। ये आपके सामने क्या दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा रखा हुआ है। एल्यूमिनियम क्या है, हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम क्या है। एल्यूमिनियम एक तत्व है और किस चीज से बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप अभी तक समझ गए होंगे कि एल्यूमिनियम अगर एक तत्व है तो एल्यूमिनियम के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होगा। ये देखिए एल्यूमिनियम के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के एल्यूमिनियम की संरचना हुई है। तो क्या यहाँ पर ये जो परमाणु है इसके सारे गुणधर्म को प्रदर्शित करेंगे? हाँ, ये इसके यहाँ पर सारे रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन गौर करने की बात ये है कि अगर हम पिछले एग्जाम्पल में जो हमने देखा, पिछले उदाहरण में, कि कार्बन कार्बन की जो परमाणु थे वो कार्बन के रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम के जो परमाणु है वो सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम के ही रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करेंगे। ऐसा नहीं है कि कार्बन का परमाणु एल्युमिनियम का गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा और एल्युमिनियम का परमाणु जो है वो कार्बन वाला कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता। अलग अलग जो तत्व हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि आपको परमाणु किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, अभी तक इतने उदाहरण मैंने दिया है उससे समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो आपको क्या इन महापुरुषों के नाम देखने को मिलेंगे। तो इसे मैंने हिस्ट्री में एक टॉपिक बनाया है और इन्होंने क्या कहा, क्या सुझाव दिए थे, क्या सुझाव व्यक्त किए थे, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद का नाम। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद का नाम। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपना सुझाव व्यक्त किया कि जब हम किसी द्रव्य को, गौर कीजिएगा, जब हम किसी द्रव्य को तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो हम उसको तोड़ रहे हैं, तो एक ऐसा सीमा आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर हम उस द्रव्य को और तोड़ नहीं सकेंगे। द्रव्य को तोड़े तो कुछ छोटे छोटे कण हमको मिलेंगे तोड़ने के बाद, तो उस कण को भी तोड़े उसके भी कुछ छोटे कण मिलेंगे, तो कण को तोड़ते तोड़ते एक ऐसा सूक्ष्मतम कण आएगा जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकेंगे। और उस सूक्ष्मतम कण को उन्होंने उस समय पर अविभाज्य कहा था, अविभाज्य, और उसे हम आज परमाणु के नाम से जानते हैं। फिर आया भारतीय दार्शनिक पकुधा कत्यायाम की बारी। इन्होंने कुछ अलग कहा, इन्होंने थोड़ा डिटेल्ड वे में कहने का मतलब विस्तृत रूप से समझाया। पकुधा कत्यायाम ने क्या कहा, पकुधा कत्यायाम का सुझाव था कि ये जो अविभाज्य कण है, ये जो अविभाज्य कण, जिन्होंने महर्षि कणाद ने कहा कि ये कुछ अविभाज्य कण है जिसे हम और नहीं तोड़ सकते हैं, तो इन्होंने क्या कहा, उस मत को और विस्तृत रूप से बताया कि अविभाज्य कण जो है वो प्रायः अकेले हमको देखने को नहीं मिलेगा, वो हमेशा क्या रहता है, संयुक्त रूप से हमको देखने को मिलेगा। हमेशा क्या देखने को मिलेगा, वो हमेशा हमको ग्रुप में देखने को मिलेगा, संयुक्त रूप में देखने को मिलेगा, सिंगल या अकेला हमको देखने को नहीं मिलेगा। ये इनका सुझाव था, भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायाम का ये सुझाव था। फिर एक ग्रीक के थे दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने क्या कहा, इन्होंने भी लगभग वही बात कही जो महर्षि कणाद ने कहा। इन्होंने भी कहा कि हम किसी द्रव्य को अगर तोड़ते जा रहे हैं तो कुछ कण मिलेंगे, उस कण को भी तोड़ रहे हैं तो फिर कुछ कण मिलेंगे, और अंत में एक ऐसा सीमा आएगा, यानी अंत में एक ऐसा सूक्ष्मतम कण मिलेगा जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। यानी इन्होंने भी परमाणु की ही बात की थी। लेकिन ये सब इनका बस एक दार्शनिक सुझाव था, और हम लोग जानते हैं, हमारा आप दोनों जान रहे हैं कि विज्ञान जो है वो क्या मांगता है, प्रमाण मांगता है। साइंस प्रमाण मांगता है, एक्सपेरिमेंट मांगता है, प्रूफ मांगता है। तो उस समय तक 1800 शताब्दी तक कोई भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे जो इनकी बातों को सफल या सिद्ध कर सके। तो इसीलिए क्या किया गया कि इन्होंने कहा और इनके बातों को दार्शनिक विचार मान करके उस समय तक छोड़ दिया गया। जब प्रयोगात्मक कार्य किए गए तो कुछ नियम बनाए गए। तो क्या थे वो नियम, और वो नियम क्या कहते हैं, चलिए उसको हम समझते हैं सबसे पहले कि क्या है वो नियम। हमारे जो नियम है उसमें एक नियम है रासायनिक संयोजन के नियम। तो ये नियम क्या कहता है, किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया, यानी जो रिएक्शन होता है वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। वो क्या होता है, वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, और इन सिद्धांतों को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं सिद्धांतों को हम लोग रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या, कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है, हमने कुछ अभिकारक डाला और कुछ उत्पाद हमें मिल गया, तो जो अभिक्रिया हो रही है वह ऐसी तो नहीं हो रही है, वह कुछ सिद्धांतों पर आधारित हो रही होती है।
और वो कुछ सिद्धांतों के आधार पर ही हो रही है। तो वो सिद्धांत क्या है, चलिए हम उसको समझते हैं कि वह सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है। अब जो ये रासायनिक संयोजन का नियम है उसमें दो नियम प्रतिपादित किए गए। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये नियम क्या कहलाता है, इस नियम के अनुसार अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, उसमें क्या होता है, द्रव्यमान का न तो हम सृजन कर सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, ना ही हम उसमें द्रव्यमान का सृजन कर सकते हैं, और ना ही उसमें हम विनाश कर सकते हैं उस द्रव्यमान का। कहने का मतलब ये कि कोई भी अभिक्रिया में हमने जितना अभिकारक डाला उतना ही हमें क्या मिल गया, उत्पाद मिल गया। इसको हम और अच्छे ढंग से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए, उदाहरण के तौर पे हमारे पास एक शंक्वाकार फ्लास्क दे रखा है। आप देख सकते हैं कि ये शंक्वाकार फ्लास्क है हमारे पास। और क्या है, हम देख सकते हैं कि वो शंक्वाकार फ्लास्क कॉर्क के मदद से बंद है, और यहाँ पर एक डोरी लटकी हुई है, और उस डोरी से छोटी परख नली लटक रही है, और छोटी परख नली में कुछ ए नाम का हमने विलयन रख रखा है, और ये ए विलयन को हमने पहले से ही तराजू पे तौल के रखा है कि ए विलयन का द्रव्यमान कितना है। तो हमने देखा कि इसका द्रव्यमान 5 ग्राम है। और फिर हमने देखा कि शंक्वाकार फ्लास्क जो है उसमें क्या है, बी नाम का भी विलयन है, और इस बी विलयन को भी हमने तौल रखा है। वो कितना है, वो 10 ग्राम है। तो हमने इतना काम पहले से कर रखा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अभिक्रिया करवानी है। तो हम क्या करेंगे, शंक्वाकार फ्लास्क को इस तरह से हिलाएंगे कि ये ए विलयन और ये बी विलयन आपस में मिश्रित हो जाएं। तो क्या जब इनका मिश्रण होगा तो उस समय अभिक्रिया होगी? हाँ, बिल्कुल होगी, उस समय अभिक्रिया होगी। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी को हमने अभिकारक के रूप में उपयोग किया, और हमें उसके बाद जब अभिक्रिया हुई तो सी नाम का उत्पाद मिला। तो ए हमने पहले से ले रखा था 5 ग्राम, बी हमने पहले से ले रखा था 10 ग्राम। तो जब हमने ऐसा किया तो हम क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि सी जो हमें मिला है, सी नाम का जो उत्पाद हमें मिला है वो कितना मिला है, 15 ग्राम मिला है। इससे हमें क्या पता चलता है कि मास यानी द्रव्यमान कहीं न कहीं संरक्षित है। जितना अभिकारक हमने डाला उतना ही उत्पाद हमें मिल गया। अभिकारक हमने टोटल कितना डाला था, 15 ग्राम, उत्पाद कितना मिल रहा है, 15 ग्राम। तो कहीं न कहीं मास यानी द्रव्यमान संरक्षित हुआ ना। तो इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि द्रव्यमान कहीं न कहीं संरक्षित होता है, और यह क्रियाकलाप जो है उस नियम को भली-भांति क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। हमारा दूसरा जो नियम है वह कौन सा नियम है, हमारा दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, कहता है कोई भी यौगिक, गौर कीजिएगा, कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना होता है, यानी दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। अगर हम नमक को याद करें, नमक किससे से बना हुआ था, सोडियम से और क्लोरीन से, Na और Cl मिलकर के नमक बना रहा था, हमने पढ़ा है। और उसी प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो, किसी ने भी बनाया हो इसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुपात क्या होगा, हमेशा स्थिर अनुपात होगा। तो हो सकता है कि इससे आपको कुछ समझ में आया भी हो या नहीं भी आ रहा हो। तो उदाहरण देखते ही आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम एक उदाहरण देखते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या रहा है। हम इसे समझने के लिए पानी का उदाहरण लेते हैं। तो जब आप पानी की संरचना को देखेंगे तो क्या होगा, आप पाएंगे कि पानी जो है, पानी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, पानी का फॉर्मूला में हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन कितने होते हैं, ऑक्सीजन 1 होते हैं, H2O। ये होता है पानी का फॉर्मूला। तो आप ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन जो रेड कलर से दिखाया गया है, स्फीयर, ये जो है ऑक्सीजन है, और 2 हाइड्रोजन बगल से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो पानी में देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक ये और ऑक्सीजन 1 होता है पानी की संरचना में। तो हम क्या करते हैं कि ये मान लीजिए जो ग्लास में पानी रखा है वो हमारे घर का पानी है, ग्लास में जो पानी है वो हमारे घर का पानी है, और हम एक और जगह से पानी ले रहे हैं, नाले से पानी ले रहे हैं,
और एक और जगह से मंगवा लिया पानी, समुद्र से मंगवा लिया। गौर कीजिएगा कि नाले के पानी में जो नाले में गंदगी होती है उसे हमने नहीं लिया है। हम क्या ले रहे हैं? नाले में से सिर्फ और सिर्फ पानी ले रहे हैं, और समुद्र में से भी पानी ले रहे हैं। समुद्र का पानी भी खारा पानी होता है, तो हम समुद्र में मिले जो नमक होते हैं उसको हटा करके समुद्र से क्या ले रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पानी ले रहे हैं। और आपके घर से, आप लोगों के घर से भी हमने क्या किया? कुछ पानी मंगवाया या आप लोगों से हमने पानी लिया। तो क्या आप हमको ये बताइए कि समुद्र के पानी में, आपके घर के पानी में, नाले के पानी में, या हमारे यहाँ जो पानी मौजूद है ये ग्लास में, उसका फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा? क्या उसकी संरचना अलग हो जाएगी या वही रहेगा? H2 और O वही रहेगी। बिल्कुल वही रहेगी, क्योंकि चाहे हम यहाँ से ले, नाले से ले, या चाहे हम समुद्र से ले, चाहे हम आपके घर से ले, चाहे हम अपने घर से ले, पानी में 2 हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे? 1 होंगे। तो यही कहता है कि क्या है, ये अनुपात जो है वो क्या है? फिक्स्ड है। ये अनुपात क्या है? निर्धारित किया हुआ है पहले से कि पानी में 2 हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन 1 होगा। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, एक इधर, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ बाय नंबर कर रहा हूँ, बाय मास नहीं। बाय मास तो अनुपात कितना आता है? 1:8 आता है। 1:8, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अगर बाय नंबर की बात करें तो पानी में कितने हैं? संख्या से बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो यही कह रहा है यह नियम कि ये जो अनुपात है वो क्या होता है? ये अनुपात जो होता है वो फिक्स होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं, कुछ और उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं इस नियम को। अगर उदाहरण के रूप में हम नमक लेते हैं, नमक का फॉर्मूला आपको पता है, Na और Cl से मिलके बना होता है, तो नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। तो हम अगर नमक आपके घर से उठाएं और कुछ नमक हम अपने घर से उठाएं, तो क्या वहां पर नमक में 2 सोडियम हो जाएंगे और 2 क्लोरीन हो जाएंगे? ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वहां पर भी नमक में 1 सोडियम और 1 क्लोरीन हमको दिखेंगे। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वहां पर भी नमक में एक ही सोडियम यानी एक ही Na और एक ही Cl दिखेगा। तो स्थिर अनुपात का नियम जो है वो ये कहता है कि जैसे कि किसी भी जगह से लाए नमक, किसी भी जगह से लाए, किसी ने भी उसे बनाया हो, क्या होगा? यह अनुपात क्या होगा? यह अनुपात फिक्स होगा। यह अनुपात बदलेगा नहीं। चाहे हम नमक आपके घर से ले, मार्केट से ले, या हम बाजार से ले, या कहीं और जगह से ले, कहीं से भी ले, नमक में 1 सोडियम और 1 क्लोरीन होगा। बाई नंबर, नंबर यानी संख्या जो है इसका वो 1-1 होगा। सोडियम भी 1 और क्लोरीन भी 1 नमक में। ऐसा नहीं कि आपके घर में कुछ अलग होगा, हमारे घर में कुछ अलग। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम यहाँ का ले, इंडिया का कार्बन डाइऑक्साइड ले, ये तो एटमॉस्फेयर में यानी हमारे वातावरण में मौजूद है। तो क्या कर रहे हैं हम कि हम इंडिया यानी भारत, अपने देश का कार्बन डाइऑक्साइड उठाए और हम कहीं दूर लंदन से कार्बन डाइऑक्साइड मंगवा रहे हैं। तो क्या लंदन वाले कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला अलग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो भी यही होगा, CO2। वहां उस कार्बन डाइऑक्साइड में भी 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मौजूद होंगे। ऐसा नहीं कि उसमें 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन मौजूद होंगे। ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसमें भी 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मौजूद होंगे। तो स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है कि किसी भी जगह से मंगवाया गया हो वो चीज, वो सामान किसी ने भी बनाया हो, किसी भी जगह से मंगवाया हो, लेकिन उसका अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है। तो मुझे लगता है कि आपको स्थिर अनुपात का नियम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। डाल्टन का कुछ परमाणु सिद्धांत। डाल्टन जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ परमाणु सिद्धांत दिया है। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, वो क्या होते हैं? सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। ये तो हमने परमाणु पर बहुत अच्छा से हमने समझा है कि परमाणु किसे कहते हैं। और क्या उन्होंने बोला कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ये तो हमने समझ ही रखा है कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। वातावरण में जितने भी चीज है वो सारे के सारे किस चीज से बने हुए? परमाणु से बने हुए जितने भी द्रव्य हैं। और परमाणु के बारे में हमने देखा कि अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। परमाणु का ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही उनका विनाश किया जा सकता है। अगर विनाश किया जा सकता तो हमने पीछे जो क्रियाकलाप करा था उसमें क्या हम लोग
देखिए कि द्रव्यमान संरक्षित है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता, क्योंकि परमाणु का अगर सृजन होता तो द्रव्यमान बढ़ जाता, अगर उसका विनाश होता तो द्रव्यमान घट जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वो ना तो सृजित हो रहा है और ना ही उसका विनाश हो रहा है। अब तीसरा क्या कहा डाल्टन ने कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। कि मान लीजिए हमको कोई लोहा का तत्व मिला। अब लोहा क्या करता है, लोहा का एक गुण होता है चुंबक की तरफ आकर्षित होना। हमने पहले भी इस बात को बताया है कि चुंबक की तरफ आकर्षित होना लोहा का एक गुणधर्म होता है। तो क्या लोहा का जो तत्व है उसका गुणधर्म उसके परमाणुओं का गुणधर्म नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके परमाणु भी चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे। इसकी चर्चा हमने पहले ही कर रखी है। अब आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात कहा है इसने कि अलग अलग तत्व लेंगे। मान लीजिए हम लोहा ले रहे हैं, तांबा ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं, तो उन तत्वों का जो परमाणु होगा उसका द्रव्यमान अलग होगा, बिल्कुल होगा। और क्या रासायनिक गुणधर्म भी अलग होंगे। जैसे कि लोहा का हमने अभी बताया कि उसका एक गुण है चुंबक की तरफ क्या करना, आकर्षित होना, और उसके परमाणु का भी वही गुण होगा। तो क्या सोना के परमाणु का वो गुण होगा कि वो सोना कभी चुंबक से सटता है, चिपकता है उससे जाकर के? नहीं चिपकता है, तो उसके परमाणु का भी वो गुणधर्म नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग तत्व है, सोना अलग तत्व है, लोहा एक अलग तत्व है, तो उसका परमाणु का द्रव्यमान भी अलग होगा और उसका रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होगा। अब एक और बात कही डाल्टन ने कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर क्या बनाते हैं, यौगिक निर्माण करते हैं। यानी अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो क्या कहते हैं, एक पूर्ण संख्या में, यानी उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, क्या होता है अनुपात, फिक्स होता है। अभी हमने चर्चा किया अनुपात क्या होता है, फिक्स होता है, पहले से ही निर्धारित होता है। उसी अनुपात में संजोग कर, उसी अनुपात में क्या करते हैं, संयोग करके एक यौगिक बनाते हैं। वो अनुपात कभी भी बिगड़ता नहीं है, वो अनुपात वही रहता है। हमने अभी कितना एग्जाम्पल लेकर के देखा, कितने उदाहरण के साथ देखा कि वो अनुपात वही रहता है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी संख्या, छोटी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा, पूर्ण संख्या के अनुपात में, पूर्ण संख्या के अनुपात में जो अनुपात पहले से फिक्स है उसी में संजोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। और क्या कहा डाल्टन ने, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये भी हमने अभी देखा कि कोई भी यौगिक है, चाहे नमक हो, NaCl ही देखा, उसमें क्या देख रहे हैं कि परमाणु की सापेक्ष संख्या, Na भी कितनी थी, एक थी, और Cl भी कितने थे, एक थे। तो संख्या जो है परमाणुओं की क्या होती हैं, वो एक प्रकार के होते हैं और निश्चित होते हैं, पहले से ही निश्चित होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ कुछ और हमारे यहाँ कुछ और, ये पहले से ही निश्चित होते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो ये डाल्टन के कुछ नियम थे, इसमें से 4-5 भी आप परीक्षा में लिखते हैं तो आपको क्या होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि अणु क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, रासायनिक सूत्र लिखना हम लोग सीखेंगे, और भी काफी चीजें बाकी है अभी इस चैप्टर में, वो हम आगे की वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है उसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हमें क्या मिलती है, हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, काम करने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।